इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हुए और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल में ही जो युद्ध हुआ वो एक सूचना का युद्ध था। एक प्रकार से हम पड़ोसी देश और दुनिया भर को सच्चाई की सूचना देना चाहते थे और कुछ ऐसे ताकत थे, ऐसे शक्तियां थी जो भ्रम का सूचना सारे देश में, सारे दुनिया में फैला रहे थे। और इसीलिए इस चर्चा का विशेष मांग ये है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की जो बात हम कर रहे हैं वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे और उन दहशतगर्दों का भी मकसद था। पाकिस्तान से आए हुए वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? उनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तनाव करना, विनाश करना। उनका मकसद था कि भारत देश में एक सांप्रदायिक वातावरण का जन्म देना। उनका मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान का एक हाइफिनेशन होना, यह था उनका मकसद। लेकिन सर, मुझे दुख है कि आज राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन जो हमारे भारत की जो आवाम है, जो जनता है, जो उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों का पूरी जो मंशा है उस पर उन्होंने पूरा नकारा और हम एकजुट रहे। हम, मुझे भारतीय होने का गर्व है। हमने देखा बेसारन में कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पूरे देश भर से आए हुए जितने भी पर्यटक थे उनकी मदद की। हमने ये देखा कि किस प्रकार से देश भर के जो पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को धन्यवाद दिया। हमने ये भी देखा कि कैसी एक विधवा हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति जिसको लेके आज राजनीति हो रही है उसके शव पर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, मैं नहीं चाहती। यह है हमारे देश की संस्कृति और यह था मंशा पाकिस्तान का। और मैं ये भी गर्व महसूस करता हूं कि सारे विपक्षी राजनीति दल, हम सब एकजुट होकर, राहुल गांधी जी ने एक साफ साफ कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को पाकिस्तान को एक ठोस मजबूत कदम देना ही पड़ेगा। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने
गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए। उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की, और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसी है, ये कैसा बंदोबस्त? आपने कहा कि आर्टिकल 370 के चले जाने के बाद जम्मू कश्मीर सेफ है, जम्मू कश्मीर में आइए। लोग आए, लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन बेसारन में देखा कि कितने वो निहत्थे थे, कितने वो असहाय थे, कि लगभग 1 घंटा लगा एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंचने के लिए। पुलिस पर अगर आर्मी भी आई तो चल के आई। और सर, मैं वो नजारा भूल नहीं सकता। एक मां और एक बेटी चल के नीचे आ रही थी। एक भारत के सिपाही को देखा और सिपाही को देखकर वो रो पड़े, खुशी से नहीं, डर से, क्योंकि उनको लगा कि वे दहशतगर्द जिन्होंने सिपाहियों का यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर लोगों को मारा, आज वही दहशतगर्द आज पहाड़ के नीचे उनका इंतजार कर। उस भारत के सिपाही को कहना पड़ा कि मैं भारतीय हूं, तुम डरो मत, मैं भारतीय हूं, तुम सेफ हो, सुरक्षित हो। ऐसा दहशत उन्होंने महसूस किया। इस दहशत के ऊपर, इस डर के ऊपर आदरणीय राजनाथ सिंह एक शब्द तो कहते, आप एक शब्द तो कहते। ये आपकी भी जिम्मेवारी है राजनाथ जी, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, रक्षा मंत्रालय का भी जिम्मेवारी है। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले, खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुज़दिल कि आज उन्होंने इस सर में, क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसहारन ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण, ये बताना चाहते हैं। तो सर, यही तो दुख की बात है कि कहीं ना कहीं एक सरकार में एक अहंकार आ चुका है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की, आज उनमें एक अहंकार आ गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको, आप सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए, एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्हें संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी
मोदी जी बादामी के कंटोनमेंट में गए। सर मैं बोलूं? सर हाउस इन ऑर्डर। सर हाउस इन ऑर्डर में लाइए। सर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर में रहेगा सर। टाइम लेकिन आप तथ्यों पे बोले, गलत सूचना नहीं दे सदन में, गलत सूचना मत दे। आप बोलिए, इसके ऑर्डर में लाइए सर। कोई सदन में गलत तथ्य नहीं रख सकते आप। सर मैं बोलूं सर कैमरा आएगा मेरे पे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। आज मैं राजनाथ सिंह जी का भाषण सुन रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि राजनाथ सिंह जी जो भाषण दे रहे थे वो किस समय का उजागर कर रहे थे। वो किस समय का उजागर कर रहे थे। क्या वो 2016 के बाद क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान को आज वो उनका जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे? वही बातें तब की, वही बातें पुलवामा की बात की कि पुलवामा के बाद आज हमारे लड़ाकू जहाज अब गए हैं, अब पाकिस्तान अब कभी भी भारत पर उंगली नहीं दिखा सकता। और उसके बाद आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं। आज दोबारा वही बातें कर रहे कि हम घुस के मारे, हमने ये किया, फलाना किया। और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है। तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ, क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये इन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारत के नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हो रहा है। कुछ बातों का उजागर किया, कुछ किताबों का भी उजागर किया। ये नई प्रक्रिया है सर, हर चर्चा में आदरणीय भाजपा के नेता एक किताब उठा लेते हैं, फिर कुछ जानकारी दे देते, हमें नहीं। ब्लूमबर्ग को क्या जानकारी दिया, मैं पूरा पढ़ लेता हूं विदाउट एडिटिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी, हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश भी करता हूं, मत करो। क्या ये जरूरी नहीं कि जेट गिरे, पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर। 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है,
तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियां को समझा, उसको सुधरा, और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। सर, ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता? ये क्या है? ये क्या पाबंदी है? ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा। क्या कहा? उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में लगभग 80% मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को सब पूरा चाइना से मिल रहा है। तो सर, मैं आज पूछना चाहूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? आर्मी कर रही है, आर्मी के कह रही है, आर्मी कहती है कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान का ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट का भी हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 2 फ्रंट की जो बात थी, इस बात की शुरुआत किसने की थी? इस बात की चेतावनी किसने दी थी? इस बात की चेतावनी इसी सदन में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने दी थी। और यही हम जानना चाहते हैं, कि आज जो युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है। हम सेना से नहीं, आज हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। और सर, इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैचे है, उसने तो ताज्जुब की बात कह दी। उसने क्या कहा सर? इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है, और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सबने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए, और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे
अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। और सर, बात में आती है विदेश नीति की। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किस मुंह से कहें? ये आदरणीय राजनाथ सिंह जी, शंगीला में जो डायलॉग हुआ, उस डायलॉग में जो ड्राफ्ट जो आया, जिसको भारत सरकार ने नकारा, वो ड्राफ्ट बनाने में हमारे ही कुछ सहयोगी देश थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन ऐसे देश जिसको हम परंपरागत दोस्त हम मानते हैं, ट्रेडिशनल एलाइज मानते हैं, आज उन्होंने भी इंडिया और पाकिस्तान को हाइफिनेट कर दिया। और आप ये शब्दों के खेल से आप खुश हो कि ब्राजील के डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का भी नहीं, ब्राजील के डॉक्यूमेंट में सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई उसी की निंदा हुई, पाकिस्तान की निंदा नहीं हुई। पर आप उससे खुश हो? अगर आप उससे खुश हो तो मैं जानना चाहूंगा, जो $1 बिलियन का आर्थिक सहायता IMF ने दिया पाकिस्तान को, उस पर आपको क्या कहना है? हम जानना चाहेंगे, जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का आर्थिक सहायता जो मिलेगा पाकिस्तान को, आज आप भारत उस पे क्या रवैया? वर्ल्ड बैंक का जो $40 मिलियन आ रहा है, और ये पैसा किसको जाएगा सर? पाकिस्तान की नेतृत्व उनकी जनता या उनकी चुनी हुई सरकार नहीं, पाकिस्तान की सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान की सेना के पास है। तो ये सारा पैसा वहीं जाएगा जहां पर हमने मिसाइल गिराई। तो क्या इतना भी हम नहीं कर पाए? क्या इतना भी ताकत नहीं? क्या इतना भी विश्व गुरु में लोगों का विश्वास नहीं, देश अंतरराष्ट्रीय नेताओं का विश्वास नहीं कि IMF का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, वर्ल्ड बैंक का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, ADB का एड ना जाए पाकिस्तान के पास? आप में इतना भी ताकत नहीं कि एक देश ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट का दर्जा नहीं दिया। एक देश ने आज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जिससे बहुत नियंत्रण पाकिस्तान पे पड़ती थी, आज उससे वो 2022 में निकल आई ग्रे लिस्ट में। क्या वो डालेंगे? तो इसीलिए आज हम ये मांग करते हैं कि सरकार अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। आप हमें अपना दुश्मन ना समझे, हम सरकार के दुश्मन नहीं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं। पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है, और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे,
हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। और इसीलिए आज मैं खड़ा हूं। अपेक्षा बहुत की थी कि पहलगाम का उजागर होगा। आदरणीय गृह मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैतिक जिम्मेवारी लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे क्यों उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो अंतिम अंजाम था, हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे, लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। हमें पीछे नहीं हटना, हमें आगे बढ़ना है सच्चाई के साथ, लोकतंत्र के पक्ष में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना पक्ष समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। श्री